हमारी गैलेक्सी में कम से कम 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। जरा सोचिए, अगर हर स्टार के पास सिर्फ एक प्लैनेट हो तो इसका मतलब ये है कि अकेले मिल्की वे में ही 400 बिलियन प्लैनेट्स हो सकते हैं। अब इस बात पर भी गौर करें, यूनिवर्स में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं, यानी वहाँ मौजूद स्टार्स की संख्या हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। कुछ एस्टिमेट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि यूनिवर्स में स्टार्स की गिनती अर्थ के सभी बीचेस पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा है, यानी उतने ही प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात यह है कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के बावजूद हमें आज तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कोई सिग्नल नहीं मिला। हमारे पास इस बात का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि वे वहां मौजूद हैं या हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अजीब सिचुएशन जहां एलियन लाइफ मिलने के ऑड्स काफी हाई लगते हैं लेकिन प्रूफ बिल्कुल नहीं होता, इसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। आखिर सब है कहां? ये एक सिंपल मगर बहुत गहरा सवाल उठाता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों को शायद इस मिस्ट्री को सुलझाने का एक बड़ा सुराग मिल गया है। उन्होंने डिस्कवर किया है कि हमारी गैलेक्सी एक मैसिव कॉस्मिक वॉइड के सेंटर के पास स्थित है, जिसे केबीसी वॉइड या लोकल होल कहा जाता है। ये वॉइड, जो 2 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, कॉस्मोलॉजी के कुछ बेसिक आइडियाज को पूरी तरह चैलेंज करता है। इतने बड़े एम्प्टी स्पेस का होना बिग बैंग और गैलेक्सीज के स्पीड होने के तरीके पर भी सवाल खड़े करता है और साथ ही यूनिवर्स के एक्सपेंशन के नेचर को लेकर भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वॉइड एस्ट्रोनॉमी की 2 सबसे बड़ी पहेलियों को समझा सकता है, हबल टेंशन और फर्मी पैराडॉक्स। तो एस्ट्रोनॉमी को आखिर ये कैसे पता चला कि हम एक मिस्टीरियस कॉस्मिक वॉइड के अंदर रह रहे हैं? ये केबीसी वॉइड हमारी कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल को कैसे चैलेंज करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये कैसे एक्सप्लेन कर सकता है कि हमें अभी तक किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कोई मैसेज क्यों नहीं आया? एस्ट्रोनॉमर्स ने नियर बाय यूनिवर्स में गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन को गहराई से एग्जामिन करके केबीसी वॉइड की खोज की। ये डिस्कवरी रायन कीनन, एमी बार्जर और लिनक्स काउवी ने की। रिसर्चर्स ने गैलेक्सी रेडशिफ्ट सर्वेस का इस्तेमाल किया, जो ये मेजर करते हैं कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से गैलेक्सीज की लाइट कैसे शिफ्ट होती है। इस मेथड से उन्हें गैलेक्सी डिस्ट्रीब्यूशन की एक 3 डायमेंशनल मैप बनाने में मदद मिली, जिससे पता चला कि एक स्फेरिकल रीजन जो करीब 2 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है, वहां आसपास के एरियाज के मुकाबले गैलेक्सीज की भारी कमी है। ये वॉइड एक टिपिकल कॉस्मिक वॉइड से करीब 7 गुना ज्यादा बड़ा है। शुरुआत में रिसर्चर्स को इतने विशाल वॉइड के एग्जिस्टेंस पर शक हुआ, क्योंकि ये कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। यहां 2 मेन प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। पहली है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। लोकल होल में गैलेक्सीज की इतनी कमी उस आइडिया को चैलेंज करती है कि मैटर पूरे यूनिवर्स में एक समान फैला हुआ है, जो हमारी कॉस्मोलॉजी का एक की अजम्पशन है। दूसरी प्रॉब्लम है सिमुलेशंस। MXXL सिमुलेशन जैसे कॉस्मोलॉजिकल सिमुलेशंस ये बताते हैं कि केबीसी वॉइड जितना बड़ा वॉइड बनना हमारे करंटली एक्सेप्टेड लैम्डा CDM मॉडल के तहत लगभग नामुमकिन है। इन सिमुलेशंस के मुताबिक इस मॉडल द्वारा प्रिडिक्ट की गई ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वे इतनी विशाल और गहरी अंडर डेंसिटी क्रिएट कर सकें। लेकिन जैसे जैसे और ऑब्जर्वेशंस और डेटा इकट्ठा किए गए, इस मैसिव वॉइड का एग्जिस्टेंस अनडिनाएबल हो गया। सर्वेज और टेलीस्कोप ने लगातार दिखाया कि इस 2 बिलियन लाइट ईयर वाइड रीजन में वाकई गैलेक्सीज की काफी कमी है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को जल्द ही यह एहसास हुआ कि ये वॉइड, जो शुरुआत में एक प्रॉब्लम लग रहा था, असल में कॉस्मोलॉजी के एक बहुत बड़े चैलेंज को सॉल्व कर सकता है। और वो है हबल टेंशन, एक ऐसी पहेली जिसने 60 साल से ज्यादा के समय से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। ये फैक्ट कि हम एक जायंट कॉस्मिक वॉइड के सेंटर के पास रहते हैं, कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े क्राइसिस हबल टेंशन को रिजॉल्व कर सकता है। हबल टेंशन का मतलब है कि यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की स्पीड को लेकर एक कंफ्यूजिंग डिसएग्रीमेंट। इसे समझने के लिए चलिए इसे सिंपल पार्ट्स में तोड़ते हैं। बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है और इस एक्सपेंशन के रेट को एक नंबर से डिस्क्राइब किया जाता है, जिसे हबल कांस्टेंट कहते हैं। इसे एक स्पीड लिमिट की तरह समझें कि जैसे जैसे यूनिवर्स बड़ा हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से कितनी तेजी से दूर भाग रही हैं। इस एक्सपेंशन को मेजर करने के 2 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसमें नियर बाय गैलेक्सीज को देखा जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए खास तरह के वेरिएबल स्टार्स और सुपरनोवास का यूज करते हैं।
फिर वो मेजर करते हैं कि ये गैलेक्सीज हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। इससे हमें हबल कांस्टेंट की एक वैल्यू मिलती है। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी किया जाता है, जो कि बिग बैंग का आफ्टर ग्लो है। ये लाइट 13.6 बिलियन ईयर्स से ट्रैवल कर रही है और हमें अर्ली यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट देती है। ये मॉडल यूज करके कि यूनिवर्स तब से कैसे इवॉल्व हुआ है, वैज्ञानिक एस्टिमेट कर सकते हैं कि आज हबल कांस्टेंट क्या होना चाहिए। यहाँ एक टेंशन पैदा होती है। नियर बाय गैलेक्सीज से कैलकुलेट किया गया हबल कांस्टेंट और अर्ली यूनिवर्स से एस्टिमेट की गई वैल्यू मैच नहीं करते। नियर बाय गैलेक्सीज से वैल्यू करीब 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगासेक है, जबकि अर्ली यूनिवर्स से वैल्यू करीब 67 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पर सेक है। इन दोनों वैल्यूज के बीच का अंतर काफी छोटा लग सकता है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है और इतनी प्रिसाइज मेजरमेंट्स में एक्सपेक्टेड मार्जिन ऑफ एरर से बाहर है। साथ ही ये यूनिवर्स की एज के हमारे एस्टिमेट में भी अनसर्टेनिटीज पैदा करता है। यूनिवर्स की एज अक्सर एक्सपेंशन को बैकवर्ड रन करके एस्टिमेट की जाती है। अगर आप जानते हैं कि यूनिवर्स अभी कितनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है या हबल कांस्टेंट क्या है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसे अपने करंट साइज तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। इससे आपको बिग बैंग के बाद से बीते हुए टाइम का अंदाजा मिलता है, जो कि यूनिवर्स की एज है। एक हायर हबल कांस्टेंट बताता है कि यूनिवर्स यंगर है, करीब 12.5 बिलियन ईयर्स पुराना, जबकि एक लोअर हबल कांस्टेंट बताता है कि एज 13.8 बिलियन ईयर्स के करीब है। हबल कांस्टेंट में यह डिफरेंस एज में 10% की भारी डिस्क्रिपेंसी पैदा करता है। हबल टेंशन एक बड़ी बात है, क्योंकि यह इशारा करता है कि यूनिवर्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग में कुछ तो मिस हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि कोई न्यू फिजिक्स डिस्कवर होनी बाकी है, कुछ ऐसा जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर या ग्रेविटी के नेचर के बारे में हमारी जानकारी से परे है। हालांकि हबल टेंशन का एक और सिंपल एक्सप्लेनेशन है यूनिवर्स में हमारी अनयूजुअल जगह। केबीसी वॉइड के अंदर आउटसाइड रीजन्स के मुकाबले कम गैलेक्सीज और कम मैटर मौजूद हैं। इस लोअर डेंसिटी का मतलब है कि वॉइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स कम ग्रेविटेशनल पुल डालते हैं, जबकि आसपास के डेंसर रीजन्स में एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचते हैं। इससे ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि लोकल यूनिवर्स असलियत से ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि हम वॉइड के बाहर के ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी से खींचे चले जा रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने केबीसी वॉइड के अंदर 300 मेगा पारसेक की दूरी तक मैटर डेंसिटी को एनालाइज किया, तो उन्होंने पाया कि ये बड़े स्केल्स पर यूनिवर्स की एवरेज डेंसिटी से करीब 20% कम है। वॉइड के अंदर की ये लोअर डेंसिटी उन प्रीवियस स्टडीज से मैच करती है, जो दिखाती हैं कि लोकली मेजर किया गया एक्सपेंशन रेट ट्रू एक्सपेंशन रेट से करीब 11% ज्यादा है। आसान शब्दों में, वॉइड के बाहर के डेंसर रीजन्स के ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हमें फास्टर एक्सपेंशन का आभास देते हैं, जो हबल टेंशन को एक्सप्लेन कर सकता है। केबीसी वॉइड का होना लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल को भी चैलेंज करता है, जो यूनिवर्स का सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। अर्ली यूनिवर्स डेंसिटी फ्लक्चुएशंस और लार्ज स्केल्स पर मैटर के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर यह मॉडल इतने विशाल एम्प्टी रीजन्स के बनने को प्रिडिक्ट नहीं करता। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने अपने सिमुलेशंस में इनिशियल डेंसिटी फ्लक्चुएशंस को एडजस्ट किया और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया, तो उन्होंने पाया कि केबीसी जैसे वॉइड्स बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच था। उनके सिमुलेशंस अब एलसीडीएम मॉडल से मैच नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स या मॉन्ड नाम की एक ऑल्टरनेटिव थियरी का यूज किया। मॉन्ड को असल में डार्क मैटर के बिना गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स के अजीब बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज किया गया था। ये इनविजिबल मैटर जोड़ने के बजाय न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी को मॉडिफाई करने का सुझाव देता है। एलसीडीएम और मॉन्ड के बीच दो मेन डिफरेंसेस हैं। पहला, मॉन्ड लो एक्सेलरेशन पर ग्रेविटी कैसे काम करती है इसे बदलकर डार्क मैटर की जरूरत को खत्म करता है। दूसरा, मॉन्ड प्रिडिक्ट करता है कि गैलेक्सी और गैलेक्सी क्लस्टर की ग्रोथ एलसीडीएम मॉडल के मुकाबले ज्यादा तेजी से होती है। ये एक्सेलरेटेड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एक मॉन्ड यूनिवर्स में वॉइड्स के होने को ज्यादा लाइकली बनाता है। इन दोनों थियरीज के बीच की टेंशन अभी भी अनसुलझी है।
क्योंकि कुछ कॉस्मिक ऑब्जर्वेशंस मॉन्ड को सपोर्ट करते हैं जबकि दूसरे एलसीडीएम मॉडल के साथ अलाइन होते हैं। नतीजा, इन दोनों कंपीटिंग आइडियाज की बहस में कोई क्लियर विनर नहीं है और यूनिवर्स के ट्रू नेचर के बारे में अब भी एक रहस्य है। केबीसी वॉइड की डिस्कवरी इशारा करती है कि नए एविडेंसेस की रोशनी में कुछ कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को शायद रिवाइज करने या छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। अगर यूनिवर्स डेंसिटी में सिग्निफिकेंट लोकल वेरिएशंस दिखाता है तो यह डार्क एनर्जी और कॉस्मिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से जुड़े फंडामेंटल अजम्पशंस को फिर से इवैल्यूएट करने की मांग कर सकता है। केबीसी वॉइड में रहना फर्मी पैराडॉक्स पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। फर्मी पैराडॉक्स पूछता है कि यूनिवर्स के इतना विशाल होने और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की हाई लाइक्लीहुड के बावजूद हमें उनके एग्जिस्टेंस का कोई कंक्लूसिव एविडेंस क्यों नहीं मिला। यहाँ 3 की पॉइंट्स हैं। पहला है आइसोलेशन। केबीसी वॉइड यूनिवर्स का एक विशाल और अंडर पॉपुलेटेड रीजन है जहाँ गैलेक्सीज और स्टार्स काफी कम हैं। इस आइसोलेशन का मतलब हो सकता है कि ऐसे वॉइड्स में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का मिलना कम लाइकली है। अगर डेंसर रीजन्स में लाइफ ज्यादा कॉमन है तो केबीसी वॉइड में हमारी पोजीशन हमें दूसरी सिविलाइजेशन से बहुत दूर कर देती है। इससे कांटेक्ट बनाना या उनके एग्जिस्टेंस के साइन को डिटेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरा है डिस्टेंस और कॉस्मिक स्केल। बिखरी हुई गैलेक्सीज के बीच का इमेंस डिस्टेंस खासकर केबीसी जैसे वॉइड में कम्युनिकेशन और ट्रैवल में सिग्निफिकेंट डिलेज ला सकता है। भले ही एडवांस्ड सिविलाइजेशंस पास में मौजूद हों, वॉइड का विशाल स्केल ये मतलब रख सकता है कि उसके सिग्नल्स हम तक एक मीनिंगफुल टाइम फ्रेम में नहीं पहुंच सकते। ये उस आइडिया के साथ अलाइन करता है कि भले ही इंटेलिजेंट लाइफ बहुत हो, लेकिन उनके बीच की दूरियां डायरेक्ट इंटरेक्शन को हाईली अनलाइकली बनाती हैं। तीसरा है अवॉइडेंस। सिविलाइजेशंस शायद लेस एडवांस्ड सोसाइटीज से कांटेक्ट करना अवॉइड करती हों, या फिर केबीसी वॉइड जैसे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में होने की वजह से उन्हें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही ना हो। इस वॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स सजेस्ट करते हैं कि इंटेलिजेंट लाइफ का यूनिवर्स के क्राउडेड रीजन्स में डेवलप होना ज्यादा लाइकली है जहां रिसोर्सेस और इंटरेक्शन ज्यादा हैं। नतीजतन ये सिविलाइजेशंस शायद हम जैसे लेस पॉपुलेटेड रीजन को एक्सप्लोर करना जरूरी नहीं समझते, जिससे कांटेक्ट करने की संभावना कम हो जाती है। ये पर्सपेक्टिव फर्मी पैराडॉक्स के लिए एक लाइकली एक्सप्लेनेशन देता है। भले ही इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती हो, लेकिन यूनिवर्स के एक विशाल और खाली रीजन में हमारी पोजीशन हमें उनसे अलग थलग कर देती है। केबीसी वॉइड के कुछ एंथ्रोपिक कंसिडरेशंस भी हैं। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल्स सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि हम एज ऑब्जर्वर्स इसे देखने के लिए मौजूद हैं। केबीसी वॉइड के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि स्पेस के एक लो डेंसिटी रीजन में हमारा होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि लाइफ के डेवलपमेंट के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर यूनिवर्स हर जगह यूनिफॉर्मली डेंस होता तो शायद लाइफ के लिए कंडीशंस पैदा न होती और हम इसे ऑब्जर्व करने के लिए यहां न होते। तो केबीसी वॉइड का साइज और खालीपन कोई गलती नहीं, बल्कि यूनिवर्स के स्ट्रक्चर का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है जो हम जैसे ऑब्जर्वर्स के एग्जिस्टेंस को अलाउ करता है। भले ही ये सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की साइंटिफिक वैलिडिटी पर अक्सर डिबेट चलती रहती है, क्योंकि इसे साइंटिफिक हाइपोथेसिस से ज्यादा एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट माना जाता है। फिर भी केबीसी वॉइड ने यूनिवर्स को समझने में एक नई मिस्ट्री जोड़ दी है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये वाकई हबल टेंशन का अल्टीमेट आंसर बन सकता है। यूनिवर्स के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।